नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। अभी की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। अदालतों में बढ़ते मामलों और अधिकारियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए न्याय विभाग हर स्तर से सकारात्मक कदम उठाता रहा है। इसी दिशा में समय समय पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष लोक अदालत का आयोजन कर मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन 29 जुलाई से 3 अगस्त तक किया जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे इस लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों को चिन्हित करते हुए लंबित प्रकरणों के अधिकाधिक संख्या में निराकरण का प्रयास किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि जो लोग भी अपने मामलों का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं वह अदालत का फायदा उठा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में कोई भी वादकारी उन सभी वादों को जो वे आपसी सुलह और राजीनामे के आधार पर निपटाना चाहते हैं, वे सभी मामले इस विशेष लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। इस विशेष लोक अदालत में पारिवारिक वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामले, चेक बाउंस के मामले, सिविल मामले, सेवा और ऋण संबंधी मामले, धन वसूली के मामले और अन्य कई प्रकृति के वादों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने वादों का निस्तारण इस विशेष लोक अदालत में करवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें। आप लोग अपने मामलों को विशेष लोक अदालत से पहले दिनांक 28 जुलाई तक माननीय उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करवा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का ट्रैवल कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारी के कई संगठनों ने सांकेतिक रूप से अपने कार्यालयों को बंद रखा और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की अव्यवस्था के कारण न सिर्फ दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं की दिक्कत उठानी पड़ रही है, बल्कि टूर एंड ट्रैवल कारोबार को भी भारी घाटा हो रहा है। जून महीने में स्कूलों की छुट्टी हो जाने पर और भी ज्यादा भीड़ चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेगी। इसलिए सरकार को रजिस्ट्रेशन व्यवस्था खत्म कर निर्बाध रूप से चारधाम यात्राएं चलानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रैवल कारोबारियों ने चेतावनी दी कि सरकार अगर इस व्यवस्था को खत्म नहीं करती है तो टूर एंड ट्रैवल कारोबारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हरिद्वार में ट्रैवल व्यवसायियों की गाड़ियां खड़ी हैं, यात्री खड़ा है जाने के लिए और गाड़ियां खड़ी हैं उनको ले जाने के लिए, लेकिन सरकार की इस पंजीकरण नीति ने दोनों को बेहाल कर रखा है। वो गरीब आदमी जो वर्षों से अपने परिवार में पैसा जोड़ रहा था, अपने माता पिता को, परिजनों को यात्रा कराने का जिसने स्वप्न देखा था कि मैं जीवन में एक बार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कराऊंगा, आज वो यहाँ करके सोच रहा होगा कि ये कैसे धर्मावलों की सरकार है, आज कैसे आस्था को उसकी चोट पहुंच रही है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। आज संयुक्त रूप से हमारी हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन, पंचपुरी टेम्पो ट्रैवलर एसोसिएशन, टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन समेत हरिद्वार के पर्यटन के तमाम कारोबारी और यूनियनें जो जुड़ी हैं, वो सब ने एक संयुक्त मोर्चे के रूप में आज यहाँ पर एक जो है बुद्धि शुद्धि है सरकार के खिलाफ किया है। चारधाम यात्रा भी कुछ दिनों से शुरू हुई है और पहली बार ऐसा देखने में आया कि चारधाम यात्रा में इतनी सारी दिक्कतें नजर आ रही हैं, जिससे कि यात्रियों का उत्पीड़न भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उनको भी आर्थिक स्थिति से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी ऊपर होटल खाली हैं, यहाँ गाड़ियाँ खाली हैं, तो अपनी बात सरकार तक पहुँच पाए उसके लिए एक बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये जो चारधाम का रजिस्ट्रेशन की संख्या का जो निर्धारण किया गया है, इसको जो थोपा गया है, इसको तुरंत प्रभाव से इसमें करेक्शन किया जाए और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। जो यात्री अपनी पूरी अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ चारधाम पर आता है, उसको यहाँ रोका जा रहा है, कोई 5 दिन से रुका है, कोई 10 दिन से रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी बहुत बिगड़ रही है, उनको भी उत्पीड़न हो रहा है और कहीं ना कहीं व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार से जितेंद्र कोरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद मध्यस्थता सेंटर में सुलह के लिए आई पति पत्नी के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुरुष पक्ष के लोगों ने महिला पक्ष के लोगों को लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया है। संजय नगर में रहने वाली कल्पना वर्मा की शादी 11 वर्ष पूर्व मेरठ निवासी अजय के साथ हुई थी। कल्पना ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। कल्पना मायके चली गई और पति समेत अन्य के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। मंगलवार को मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों को सुलह के लिए बुलाया गया था। इस दौरान पुरुष पक्ष के लोगों ने महिला पक्ष के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें कल्पना के मामा आदेश, जितेंद्र और भाई अंशुल घायल हो गए।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कल्पना वर्मा ने कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। हम मीडिएशन सेंटर में गए थे अपने बच्चों की गार्डियनशिप के बारे में डिस्कशन करने। वहाँ शांति से हम लोगों की बैठ के आराम से बात हो रही थी, जिसमें बच्चों को किसको रखना है ये डिसीजन होना था। लेकिन बाहर इनके जो भाई आए थे, जिनका नाम, मेरे पति का नाम है अजय कुमार, इनके भाई का नाम है विजय कुमार, जिसमें विजय कुमार की पत्नी भी मौजूद थी और छोटे वाले देवर का नाम है राजकुमार, वो भी मौजूद थे। तो इन्होंने बाहर खड़े लोगों के साथ में झगड़ा शुरू कर दिया। इसमें क्या था, इनकी पूरी प्री प्लानिंग थी पहले से ही। इन्होंने वकील की वेशभूषा में काफ़ी लोग खड़े कर रखे थे, जिसमें गिनती नहीं है कि कितने होंगे। एक प्रदीप कुमार नाम का व्यक्ति भी था। तो इन्होंने नक्कल वगैरह निकाले, पंच निकाले लोहे के, उससे मारना शुरू कर दिया। और भी धारदार हथियार थे, जिसमें शायद रॉड भी थी छोटी मोटी। इतना जानलेवा हमला हुआ कि बहुत मुश्किल से बाकी वकीलों ने आके बचाया, हम लोगों को छुड़वाया। झगड़े की कोई भी वजह नहीं थी सर, चुपचाप आराम से खड़े थे और इन लोगों ने अचानक से ही हमला बोल दिया। मैं अपनी बहन जी के मीडिएशन में कोर्ट में गया हुआ था। वहाँ पर जो है नॉर्मली बातचीत चल रही थी। हमारी बहन जी अंदर थी, हम बाहर उसके आने का वेट कर रहे थे। लड़के पक्ष के कुछ लोग बाहर बैठे हुए जो पहले से ही तैयारी करके आए थे, उन्होंने अचानक हम पे हमला करा और कुछ पता नहीं लोहे के पंच थे, रोड थी, जो पहले से ही तैयारी करके लाए थे, वहाँ बैठे हुए थे। तो वो हम पे जो है नॉर्मली हम बैठे हुए थे, हम पे अचानक हमला कर दिया उन्होंने। हमारी समझ में नहीं आया हम क्या करें क्या ना करें। हम तो सीधे स्वभाव में हर डेट पे जाते रहे हैं, तो इस बार भी ऐसे गए थे। और लेकिन वो तैयारी करके आए थे, उन्होंने अचानक हम पे हमला करा और हमें घायल अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम पुलिस में जाएंगे या जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यहाँ से रिलीफ मिले कि भाई हम वहाँ जाके पुलिस से गुहार लगाएंगे कि भाई उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने परिवार के साथ दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर मैंने प्रचार किया है। मैं जानता हूं कि जमीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि 40 पर 40 सीट और लोकसभा में 400 पार। रामलला के दर्शन पूजन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उस दिन मैं यहीं पर मौजूद था। पूरे परिवार के साथ प्रभु राम का दर्शन करने की इच्छा मेरे मन में थी। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में ध्यान साधना पर उन्होंने इससे विपक्ष परेशान हो रहे हैं। जो लोग सनातन को समाप्त करने की इच्छा रखते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री आध्यात्मिक सनातन को विश्वास दिला रहे हैं, जो लोग सनातन के विनाश के बारे में सोचते हैं, उनको वह ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। एक बार फिर अयोध्या में खुद को बताया मोदी का हनुमान। बोले, प्रधानमंत्री के प्रति हमें है अटूट विश्वास। मेरा और प्रधानमंत्री का रिश्ता है अटूट और खूबसूरत, जिसकी मर्यादा हमेशा प्रधानमंत्री ने बनाकर रखी है। हमने भी इसी सोच के साथ आगे रखने का किया है प्रयास। 40 एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूं इसलिए नहीं कह रहा, पर क्योंकि 40 सीटों पर जाकर मैंने प्रचार किया है। मैं जानता हूं कि ज़मीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार में 40 की 40 और लोकसभा में 400 पार। ये इच्छा मन में थी काफ़ी समय से। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी के साथ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, उसी वक्त से मन में ये इच्छा थी कि परिवार के साथ एक बार आऊं यहाँ पर। इस दौरान चुनाव की व्यस्तता की वजह से आना नहीं हो पाया, पर हाँ, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि परिणामों से ठीक पहले पुनः मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने का, मुझे मेरे परिवार को ये मौका मिला। आज उनका आशीर्वाद लेकर हनुमानगढ़ी भी हम लोग गए, बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन, खास तौर पर 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो हम सब के लिए बढ़िया होंगे। 400 पार करना, मुझे लगता है बहुत सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी आबादी में जो विश्वास है, आप ही मुझे बताएं, वो महिला जो गांव में बैठी हुई है, जिसके लिए पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने सोचा और शौचालय बनवाए,
वो किन का साथ देंगे, या जिनको उज्ज्वला का लाभ मिला है वो किन के साथ जाएंगे, जिनके पास आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। इससे पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखते थे, गहने बेचने जाते थे। 5 लाख का आयुष्मान के माध्यम से जिनका इलाज हो पा रहा है वो किन का साथ देंगे, या ऐसे 81 करोड़ लोग जिनको आज मुफ्त का अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जिनको मिल रहा है वो लोग किन का साथ देंगे। किसान सम्मान निधि डायरेक्टली आज जिनके खाते में जा रही है वो किन का साथ देंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के कामकाज को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों पर नाराज भी दिखाई दिए। इस नाराजगी के चलते ही उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण अच्छा काम जरूर कर रही है, लेकिन प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता है कि जनता को कमाए गए रेवेन्यू से लाभ कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार नक्शा पास कराने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 30 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर नक्शे पास करने होंगे, जबकि किसी भी तरह की आपत्ति भी केवल एक ही बार लगाई जा सकेगी। क्या कुछ उसमें रखा है, हालांकि आचार संहिता के दायरे में सारी चीजें नहीं, देखिए आचार संहिता है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव आयोग से परमिशन लेके मेरे आवास से संबंधित जो भी अपने सेक्शंस थे उनसे हमने बातचीत की है, कैसे हम अपनी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे हम जनता को सुविधाएं दें। इन सभी बिंदुओं पे हमने लगभग 3.5 घंटे बैठ के हमने चर्चा की है। पूरे विकास प्राधिकरण, चाहे हमारे MDD हो, HRD हो, झील विकास प्राधिकरण हो या फिर हमारा उधम सिंह नगर प्राधिकरण हो, उनमें सबसे हमारी खुल के बात हुई है कि आप अपने सरकार का ज़्यादा रेवेन्यू कैसे हमें मिले, यानी नक्शे हम कैसे पास करें। नक्शे पास करने के लिए हमने ऑनलाइन मांगते ही हैं, 15 दिन हमने आवासीय के लिए और 30 दिन के लिए व्यावसायिक नक्शे हमें पास करने हैं, और एक ही बार में हमें आपत्ति लगानी है ताकि जनता को परेशानी ना हो। यहाँ तक हमने जो सेल्फ अटेस्टेड जनता को एक सुविधा दी थी पिछली बार, उनके लिए भी हमने कहा उसका प्रचार प्रसार हम ज़्यादा से ज़्यादा करें कि जनता उसका लाभ ले सके। ऐसे ही हमारे यहाँ जिस प्रकार से हम लोग जो हमारे यहाँ मास्टर प्लान है, जिसके लिए हम लोगों ने कहा है कि हम जनता को सुविधाएं देंगे, तो कुछ मास्टर प्लान हमारे बहुत तेज़ी से उस पर हमारे यहाँ काम हुआ है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यानी कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार सुविधा देना चाहती है। और एक बहुत साफ शब्दों में मैंने कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हेतु भी है, उनका कहना भी है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण, उस बिंदु पे हम लोग काम करें। प्राधिकरण जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ पैसा जनता के हित में लगाते भी हैं, तो अवस्थापना में जो काम है उसकी भी हमने जानकारी ली है। और मुझे खुशी है इस बात की, हमारे प्राधिकरण पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे और इसमें भी हम सुधार लाएंगे। और जैसा हमारे यहाँ अनेकों जगह जो जनता की सुविधाओं के लिए हमें काम करना है, वो अवस्थापना के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार।